इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आइए शुरुआत करते हैं आज के कुरुक्षेत्र की। सीधे मेहमानों के पास चलेंगे। अपराजिता सारंगी जी हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी से। स्वागत है अपराजिता जी आपका। और सुप्रिया श्रीनेत जी हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से। सुप्रिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने एक लेख लिखा है और चूंकि वो सूचना मंत्री हैं इसलिए उनकी कही गई बात को भारत सरकार की आधिकारिक बात माना जाना चाहिए। उन्होंने अपने इस लेख में सुप्रिया जी ये कहा है कि ये बात कहना सरासर गलत है कि केंद्र सरकार बिल्कुल सो रही थी या केंद्र सरकार को अंदाजा नहीं था कि मामले आ सकते हैं और वो लगातार राज्यों को आगाह कर रहे थे। मैं आपको डिटेल बाद में बताऊंगा, लेकिन उनकी बात का निचोड़ ये है कि राज्यों को बार बार आगाह किया जा रहा था और अगर ये राज्य समय से चेत जाते तो आज देश की ये परिस्थिति नहीं होती। सुप्रिया जी। का लेख लिखते हैं तो ये पूरा विश्व पढ़ता है और इस तरह के लेख बड़ी जिम्मेदारी से लिखने चाहिए क्योंकि रिटन वर्ड की बहुत गरिमा और बहुत साक्ष्य होना चाहिए। तो जब वो ये लेख लिखते हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ, उसी दिन 100 लाशें बक्सर में गंगा में तैरती हुई मिलती हैं जो बिहार का प्रशासन कहता है हमारे यहाँ की नहीं, उत्तर प्रदेश से तैरती हुई आ रही थी। यमुना हरमीरपुर में 40 से ज्यादा लाशें तैरती हुई 2 दिन पहले मिली थी। जो कोरोना है वो गांव देहात में अपना पैर पसार चुका है, जहां पर ना टेस्टिंग है, ना ट्रैकिंग है, ना उचित इलाज है और वैक्सीनेशन का तो खैर क्या नाम लिया जाए। तो प्रकाश जावड़ेकर जी जब कहते हैं हमने स्टेट को आगाह किया था, तो आपने क्या किया था, यह सवाल आपसे पूछना बनता है। आप सिर्फ आगाह करने के लिए चिट्ठियां लिख रहे थे या खुद भी कुछ कर रहे थे, मेरा पहला सवाल है। और जब आगाह किया था तो क्या आपने अपने जो डबल इंजन के सरकार है जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहां पर स्थिति भयावह है, वहां भी चिट्ठियां लिखी थी या सिर्फ बाकी गैर भाजपा स्टेट को लिखी थी चिट्ठी? फिर भी मैं पूछूंगी, इस सब में राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें दलगत राजनीति की तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसलिए मैं पूरे सर्व सम्मान से पूछना चाहती हूँ कि 1 साल से एक्सपर्ट कमिटी, साइंटिफिक फोर्स, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, रिसर्चर्स, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ऑन हेल्थ को नजरअंदाज क्यों किया गया, यह सवाल तो पूछना आज बनेगा। और यह सवाल इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि आज देश में हाहाकार मचा हुआ है। टेस्टिंग प्रचुर मात्रा में रूरल एरियाज में हो ही नहीं पाएगी क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं खड़ा किया गया। 1 साल में लोग मर रहे हैं। ये जो बात बोली जाती थी कि मौतें बहुत कम है, आई एम सॉरी टू से सरकारी आंकड़े से जो एनेक्डोटल आंकड़े वो बहुत ज्यादा है। कुछ आंकड़े ये भी कहते हैं दिन के 15 से 20 हजार मौतें हो रही है देश में, हम सिर्फ 4000 के आसपास दिखा रहे हैं। तो प्रकाश जावड़ेकर जी जब लिखते हैं तो ये सोच के लिखना चाहिए कि आपदा के वक्त हाथ घसीट लेना और ओछी राजनीति करना आपको शोभा नहीं देता है। आपदा के वक्त आपसे सवाल मैं जवाब नहीं लेता हूं कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के चलते आपने क्या किया 1 साल से। अपराजिता जी आपने सारे उनके सवाल तो सुन लिए। इतनी सी बात है कि क्या सारा ठीकरा राज्यों के सर फोड़ने से केंद्र सरकार अपने हाथ साफ कर लेगी? देश की विपत्ति कांग्रेस की संपत्ति। आजकल कांग्रेस वाले बड़े खुश नजर आ रहे हैं, विरोध के नाम पर विरोध कर रहे हैं और मुद्दे मिल रहे हैं इन्हें। मैं आपको कह दूं कि प्रकाश जावड़ेकर जी की ये जो लिखित दस्तावेज हमें मिली है, या मैं इसे निबंध कहूं या लेख कहूं, सारी बातों को इसने स्पष्ट कर दिया है। एक धारणा फैली हुई है कि हम लोगों ने ठीक समय पर कार्य आरंभ नहीं किया। देखिए, मैं आपको बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहती हूं कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की भूमिका अलग अलग है। इसे समझने की बात है। राज्य सरकार की भूमिका होती है प्रबंधन, कार्यान्वयन जी, और केंद्र सरकार की भूमिका होती है समन्वय स्थापित करना, संसाधन जुटाना, सहयोग करना और मार्गदर्शन देना। तो अगर आप ये चिट्ठी पढ़ें, मैंने इसे 5 बार पढ़ा ये निबंध को, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने सीक्वेंशियली सारी बातें रखी हैं। 6 जनवरी 2021 जब केरला में विकराल रूप धारण कर रहा था कोरोना, उस समय हमारे यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखी
और उसके बाद सिर्फ चिट्ठी नहीं लिखी, दूसरे दिन सेंट्रल टीम केरला पहुंची और उसके बाद जो उन्हें कहना था कहा और सारे दिशा निर्देश दिए और मॉनिटरिंग की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने 21/2/2021 की बात करी है, जब 7 राज्यों में जहां कोरोना बढ़ने लगा, जब संख्याएं बढ़ने लगी जी, उन 7 राज्यों को चिट्ठी लिखी गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और उसके बाद हमारी टीम गई। और मैं आपको बता दूं, सितंबर 2020 से अभी तक 75 केंद्रीय दल विभिन्न राज्यों को गए। ये छोटी बात नहीं है। और ये क्यों जाते हैं? राज्यों का हाथ पकड़ने जाते हैं, देखते हैं कहां गैप फिलिंग हो सकती है। मेरे सामने भी वो जो लेख है वो खुला हुआ है, मैं भी उसको पढ़ रहा हूं। अभी आपने जो बताई बात, 24 फरवरी को आपने 7 राज्यों को आगाह किया कि आपके यहाँ पे हालात ठीक नहीं है और इनके लिए उच्च स्तरीय केंद्रीय टीम की घोषणा की गई। इसमें 2 आपके बीजेपी के राज्य भी है, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो कम से कम वहां पर तो हालात नहीं बिगड़ने चाहिए थे। अगर बाकी लोग नहीं सुन रहे थे तो वो तो आपकी सुनते। पहली बात तो यह है। और दूसरा, फर्ज कीजिए मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं क्योंकि सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आते हैं। अगर केंद्र सरकार एक झटके में पूरे देश में लॉकडाउन कर सकती है तो वो राज्य जो ठीक से काम नहीं कर रहा या ढिलाई कर रहा है या जिसकी वजह से देश में कोरोना की महामारी फैल सकती है, वहां आप लॉकडाउन का आदेश लगा देते। किसने रोका था आपको? मैं आ सकती हूँ अब जरा? सुप्रिया जी, इस सवाल का जवाब ले लो। बता दूं, यही फर्क है जी, मुझे पूछ रहे हैं? जी हाँ, बोलिए सारंगी जी। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में। देखिए, हम किसी भी दृष्टि से पक्षपात की नीति का अवलंबन नहीं करते हैं। हमारे लिए सारे राज्य, सारे लोग बराबर हैं। किस राजनीतिक दल के द्वारा कौन सा राज्य परिचालित हो रहा है, इस पर हम ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए ये कह देना कि बीजेपी शासित प्रदेशों में ये क्यों नहीं हुआ और दूसरे प्रदेशों में नहीं हुआ तो चलेगा, ये बिल्कुल गलत है। हम लोगों ने देखा जहां जहां वारदात बढ़ रहे थे, रादर संख्याएं बढ़ रही थी, हम लोगों ने आगाह किया और फिर हमारी टीम गई। हमने राज्य सरकारों के साथ बातचीत की। प्रबंधन करना, कार्यान्वयन करना उनका काम है। चलिए ठीक है, ये बात आपने पहले भी कही। मेरा सवाल बहरहाल केवल इतना था कि अगर कोई राज्य ठीक काम नहीं कर रहा तो महामारी के वक्त में तो कम से कम उसको ढिलाई से उस पर सख्ती होनी चाहिए थी। 1 मिनट, लेकिन आपका बार बार कहना यह है सुप्रिया जी कि हॉस्पिटल का बेड अरेंज, हॉस्पिटल बनाना, हॉस्पिटल का बेड लगाना, ऑक्सीजन लाना, ये सारे काम, मैं वैक्सीन का नाम नहीं ले रहा हूं, ये तो राज्यों को ही करना था। मामले बढ़ रहे थे तो लोकल कंटेनमेंट जोन बनाना। तो जहां मामले ज्यादा हैं तो वहां राज्य सरकारों को क्यों ना दोष दिया जाए? मैं 2 चीजें कहने से पहले, अपना आपका जवाब देने से पहले 2 चीजें कहना चाहती हूं। मैं अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहती हूं। बड़ी ओछी, गंदी और घिनौनी बात कही कि देश की विपत्ति में हम खुश हो रहे हैं। हो सकता है मुर्दों के टीले और लाश के तमाशे देखकर आप खुश हो रहे हो, लेकिन इस देश ने अपने सिर के ऊपर मौत को इतने पास से मंडराते मेरी उम्र में तो पहले कभी नहीं देखा है। तो इतनी गंदी बातें इस शो पर ना हो, और आप तो निर्वाचित है, अगर आप ना करें तो मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि आपको लोगों ने चुनकर भेजा। ऐसे काम मत करिए, ये घृणित काम है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूं, आज पलड़ा झाड़ने पे कह दिया गया राज्यों का रोल है। सौरभ जी, ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानती हूँ और ये भाजपा की प्रवक्ता भी जानती है कि इस देश में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लगा हुआ है। ऑक्सीजन का पूरा प्रोक्योरमेंट और आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र सरकार कर रही है। अगर ऑक्सीजन की कमी से लोग बेदम होकर तड़प कर मरेंगे तो ये सवाल किससे पूछा जाएगा कि आपने ऑक्सीजन का क्या किया? वैक्सीनेशन में किल्लत क्यों हुई? क्योंकि केंद्र सरकार ही उसका संचालन और सारी कुछ चीजें कर रही थी। मैं एक सवाल पूछना चाहती हूं आपसे, सिर्फ आंकड़ों को झुठलाने से और सुर्खियां बटोरने से हम इस डिजीज से नहीं जीत पाएंगे। उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए, 24 करोड़ की जनता है वहां पर। अभी अभी पंचायत चुनाव खत्म हुए हैं। सारे राज्यों से हटकर अब उत्तर प्रदेश इस महामारी का एपिसेंटर बनता जा रहा है। गांवों में, देहातों में टेस्टिंग हो नहीं रही है और लोग कह रहे हैं भाई 2-3 दिन फीवर आया और उनकी मौत हो गई। वो कोरोना से हो रही है मौतें, और 6-6, 7-7 लोग एक गांव में रोज से रोज खत्म हो रहे हैं। मैं रूरल इंडिया से आती हूँ, महाराजगंज मेरा कार्य क्षेत्र है, और वहां से जो भयावह फोन अब आने शुरू हो गए, मेरी रूह कांप जाती है कि कैसे मदद हो पाएगी। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस देश में 135 करोड़ से ज्यादा के इस देश में पहली डोज अभी मात्र 13 करोड़ 44 लाख लोगों को लगी है, पहली डोज, और दूसरी डोज मात्र 3.5 करोड़ लोगों को लगी है।
ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमने डिपेंडेंस सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों पर डाली और वो अपना रैंप अप जुलाई और अगस्त से पहले कर ही नहीं पाएंगे। आपको 2 सुझाव दिए गए थे, विदेशी ड्रग्स को मंगाना शुरू कर दीजिए वैक्सीन को। तब बोला गया आप फार्मा के लॉबिस्ट हैं, आप स्पुतनिक आ रही है, लेकिन स्पुतनिक की इंडिया मैन्युफैक्चरिंग अगस्त से पहले नहीं शुरू हो पाएगी। और कहा गया कि पेटेंट एक्ट का सेक्शन 90 बोलता है कंपल्सरी लाइसेंसिंग करके और मैन्युफैक्चरर्स को ले आइए, वो अभी तक नहीं किया गया है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि इस बजट में 35,000 करोड़ रुपए का एक वैक्सीनेशन फंड अनाउंस किया गया था, अभी तक उसका 4400 करोड़ रुपया ही क्यों इस्तेमाल हुआ है? क्यों 31,000 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है? क्या इस देश के लोगों की जान बचाना हर चीज से ज्यादा प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए? क्या इस समय 20,000 करोड़ का जो महल बन रहा है दिल्ली में, नया संसद बन रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री आवास बन रहा है 13,500 करोड़ का, वो प्राथमिकता होना चाहिए? मैं पूछना चाहती हूँ कि निर्ममता, इस निष्ठुरता का क्या मतलब है? सुप्रिया जी, 2-3 आपने 3 विषय उठाए, मैं तीनों का जवाब लूंगा। आपने पहली बात ये कही कि क्या आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आपका दावा है कि आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। दूसरी बात आपने वैक्सीन को लेकर इस सरकार, केंद्र सरकार की अदूरदर्शिता की बात कही, और तीसरा आपने कहा कि ऐसे वक्त पर सेंट्रल विस्टा या नया पीएम आवास बनाने की क्या जरूरत है। आप इन तीनों बातों का जवाब दे दीजिए सारंगी जी। पहला सवाल तो यह है, और मैं एक बात और ऐड करना चाहता हूं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने 2 दिन पहले चिट्ठी लिखी है स्वास्थ्य मंत्रालय को, और यह बात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कही है कि जो आंकड़े बताए जा रहे हैं मामले उससे बेहद ज्यादा हैं, मौतें उससे बेहद ज्यादा हैं। यही इनका भी दावा है। सौरभ जी, मैंने नोट किया, मेरे पास कलम है और मैं नोट कर रही हूं। एक इशू का, एक मुद्दे का जवाब दूंगी। तथ्य भी है और तर्क भी है। भारतीय जनता पार्टी जब भी आती है सामने तो तथ्य और तर्क लेकर आती है, होमवर्क करके आती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जहां तक सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये ऑनगोइंग वर्क है, और हम जब कोरोना से जूझ रहे हैं तो 2 चीजों को, 2 मुद्दों को कोरोना से अलग रखें। एक, राजनीति अलग रखें, और दूसरा, विकास कार्य अलग रखें। दिस इज एन ऑनगोइंग प्रोजेक्ट, दिस इज अ रूटीन वर्क। हमारा शहर सुंदर लगे इसलिए यह किया जा रहा है। ये मोदी जी के लिए घर नहीं बन रहा है, हमारी दिल्ली सुंदर लगे इसलिए किया जा रहा है। क्या होता है? प्लान किया जाता है, एस्टिमेट किया जाता है, टेंडर किया जाता है। इसके साथ हमारा जो बजट है 35,000 करोड़ का, जो कोरोना के लिए है, कोरोना के वैक्सीन के लिए है और कोरोना के प्रबंधन के लिए है, इससे कोई इसकी ताल्लुकात ही नहीं है। और मैं आपको दूसरी बात बता दूं, हम जहां अभी हमारा पार्लियामेंट है, या फिर हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी का घर है, या प्रधानमंत्री जी का घर है, रेस कोर्स एरिया, ये सिस्मिक जोन में आता है। देखिए, दूरदर्शिता होनी चाहिए, शासन में, प्रशासन में बहुत परिपक्वता चाहिए। हम सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए देश को प्रभावित करने वाला एक बड़ा निर्णय लेते हैं, और सारी बातों को देखनी पड़ती है। और जहां अब होने जा रहा है ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, ये नॉन सिस्मिक जोन में है, और ये जरूरत थी, और ये ऑनगोइंग वर्क है। जहां तक 35,000 करोड़ की बात है, 35,000 करोड़ के विषय में आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि ये 35,000 करोड़ वैक्सीन में लगाओ, अगर और जरूरत पड़ी तो हम और पैसे देंगे। और देखिए, नहीं, आप लोग लेकिन पैसे दे कर रहे हैं। अपराजिता जी, अगर आप, सवाल यह है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में कल ये कहा है, मैम प्लीज, आपने सुप्रीम कोर्ट में कल ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था कि राज्यों को एक दाम और केंद्र को एक दाम क्यों वैक्सीन का। आपकी सरकार ने उनसे ये कहा है कि इसमें आप मत पड़िए बीच में, ये पैंडेमिक का वक्त है, इसमें जुडिशियल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो 35,000 करोड़ रुपए पूरे देश को एक रेट में, एक दाम में वैक्सीन दे दीजिए। देखिए, आप ये भी समझिए, बात की जा रही है वैक्सीन फ्री क्यों नहीं हो रहा है। अधिकांश राज्यों ने 45 वर्ष से कम के लोगों के लिए वैक्सीन को फ्री कर दिया। राज्य के पास भी बजट है,
राज्य की भी जिम्मेदारी है और 45 से ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर दिया। तो कुल मिलाकर जो कंज्यूमर है, ये लेकिन हर राज्य ने गारंटी तो नहीं दी है कि वो अपने नागरिक को फ्री में वैक्सीन लगाएगा। हर राज्य के पास एक जैसे संसाधन भी नहीं होते। सरकार के लिए भी है मैम, एक महाराष्ट्र का बजट होगा, एक मणिपुर का बजट होगा। देखिए, जरूरी नहीं है कि मणिपुर का वित्त मंत्री जो है वो हर नागरिक को आवंटित कर सके वैक्सीन, जरूरी नहीं है। मैं आ रही हूँ सौरभ जी, मुझे बोलने दे। आज के दिन अधिकांश राज्यों ने अपने नागरिकों के लिए इसे फ्री कर दिया और जो 2-4-8 राज्य हैं जिन्हें दिक्कत है संसाधन की, वो हमारे पास आ रहे हैं और हम उनकी हमारी बातचीत उनके साथ चल रही है। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने एक संवाद का जरिया एस्टैब्लिश किया है। ये लगातार करीबन 6-8 महीनों में हम दिन रात राज्यों के साथ खड़े हैं। और अगर जिन राज्यों के पास संसाधन नहीं है उन्हें हम सहायता। आपने दो बातों के जवाब दिए, सेंट्रल विस्टा और वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का क्या हो रहा है जवाब। इसके बाद आप एक मिनट इस पर कहना चाहती हैं सुप्रिया जी, बोलिए। मैं दो चीजें आपके सामने बताना चाहती हूँ। बोलते बोलते भाजपा की प्रवक्ता सच बोल गई। उन्होंने कहा विकास कार्य और शहर का सुंदर लगना जरूरी है। ये शहर बेदम होकर सांसों के लिए तड़प रहा है। मैडम, आपने शायद फोटो नहीं देखी है कि एक मृत पति को कृत्रिम सांस एक औरत दे रही है। अपनी माँ को बचाने के लिए 2 लड़कियां कृत्रिम सांस दे रही हैं। आपने तस्वीरें नहीं देखी कि गाड़ी में बैठे हुए मल्टीटास्किंग होना है सुप्रिया जी, सारे काम एक साथ होने हैं। हमें देश चलाना है, सारे काम एक साथ। अपराजिता जी एक बार सुन लीजिए उनकी बात, आपकी बात रिएक्ट कर लीजिएगा। प्लीज सुन लीजिए, बोलिए। आपको जितना बोलना है पहले बोल लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप मेरे बीच में नहीं बोलिएगा। आप बोलिए सुप्रिया जी, सुन रही हैं आपको, बोलिए। तो जो तस्वीरें दिल्ली शहर में देखी है वो भयावह है। वो ऐसी भयावह है कि मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसके बारे में बात करके। हम लोग पूरी दिन और पूरी रात लोगों के फोन आ रहे हैं, ये करा दीजिए, अस्पताल में एडमिशन करा दीजिए। लोगों को डायबिटीज है, उनको अभी तक ड्रग नहीं लग पाई है। लोगों का डायलिसिस चल रहा है लेकिन 45 साल से कम के ऊपर है, उन पर ड्रग का चांस नहीं आ रहा है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं वो भयावह दृश्य देखो। अगर आपको लगता है इस समय शहर का सौंदर्यीकरण प्राथमिकता है तो उसके बारे में मैं निशब्द हूं ये सुनकर। मैं छोटा सा आंकड़ा आपके सामने सौरभ जी रखना चाहती हूँ। ये आधिकारिक तौर पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही आंकड़ा, तो जान के हतप्रभ रह जाएंगे कि यूके में, ब्रिटेन ने मई 2020 में ही ऑर्डर प्लेस कर दिया था वैक्सीनेशन का, और ऐसा वैसा नहीं, करीब 12 करोड़ वैक्सीन का। यूएस ने पिछले साल जुलाई अगस्त में प्लेस कर दिया था ऑर्डर, करीब 30 करोड़ वैक्सीनेशन का। यूरोपियन यूनियन ने 80 करोड़ डोजेस का ऑर्डर प्लेस कर दिया था अक्टूबर नवंबर 2020 में। आप जानते हैं हिंदुस्तान ने पहला ऑर्डर कब प्लेस किया था? जनवरी 2021 में। और आपको पता है कितने का ऑर्डर हमने अभी तक प्लेस किया था जनवरी 2021 में? पहला ऑर्डर 1,60,00,000 का। हम जो 135 करोड़ लोगों से ज्यादा की जनसंख्या है, हमने ऑलमोस्ट 1 साल का वेट किया बाकी देशों के बाद और सिर्फ 1,60,00,000 लोगों को वैक्सीन करने के लिए ऑर्डर प्लेस किया। हम क्या सोच रहे थे? मैं ये जानना चाहती हूँ आज हम क्या सोच रहे थे? 3 तरह से लोगों को बचाया जा सकता है, या तो टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट हो या वैक्सीनेशन हो। जिस देश में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन बनता है विश्व में, वहां पर बिना ऑक्सीजन के मौतें हो रही हैं। जिस देश में दुनिया के लिए वैक्सीन बनता है वहां टीकों की किल्लत हो गई। आप तो मुझे नहीं पता क्या उम्र है सौरभ जी, लेकिन अगर 45 साल से कम के हैं, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कोविन की ऐप पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो आप बड़े भाग्यशाली होंगे। 4-5 दिन से लगी हुई अपने बच्चों को और अपने अपॉइंटमेंट के लिए ले नहीं पा रही हूँ। ये हालत है देश की। चलिए मैं आपने बात याद दिलाई है। मैं एक चीज 30 करोड़ लोगों को डायबिटीज, मैं 1 मई के बाद वैक्सीन के लिए एलिजिबल हुआ उनको नहीं, और मैं 1 मई के बाद वैक्सीन के लिए एलिजिबल हुआ। मैंने कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्टर किया। रजिस्ट्रेशन के बाद मैं कुछ दिन क्वारंटीन में था, इसीलिए मैंने अपनी रिपोर्ट का इंतजार किया। इसलिए मैंने डेट चेक नहीं की कि मुझे कब डेट मिल सकती है वैक्सीन लगवाने की। लेकिन इस बीच में हमें यहां एनबीए की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को आग्रह किया गया था कि मीडिया कर्मियों को फ्रंटलाइन वर्कर्स मानकर उनको वैक्सीनेट किया जाए, और आज उसकी शुरुआत हुई है। तो आज हमें यूपी सरकार के सौजन्य से वैक्सीन दी गई है। मैं आज वैक्सीन लगवा कर ही आ रहा हूं। आपका जो दूसरा बात था, क्या आम आदमी को पोर्टल पर जाकर डेट मिल पा रही है? मैंने अपने परिजनों के लिए चेक करने की कोशिश की। मैं बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव बता रहा हूं।
मैंने अपने परिजनों के लिए डेट चेक करने की कोशिश की है, आने वाले कई दिनों तक दिल्ली के अस्पतालों में डेट नहीं दी जा रही है। मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने भी आज यही बात कही कि हमारे पास 3-4 दिन की वैक्सीन बाकी है, हम 3 गुना रेट से वैक्सीनेट करना चाहते हैं, लेकिन हमको केवल 1 लाख वैक्सीन एक दिन की मिलती है। अपराजिता जी, 87% कमी आ गई है हमारे वैक्सीनेशन में एक महीने में। मैम जवाब ले रहा हूं मैं आपकी बात का, और इसलिए नहीं गिरा कि लोग लगवाना नहीं चाहते, इसलिए गिर गया क्योंकि मैं जवाब ले रहा हूं आपकी बात का। बोलिए सारंगी जी, सारंगी जी, सारंगी जी। जी देखिए, मैं पुनरावृत्ति करती हूं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात इन्होंने कही, मैं वहीं से उसकी शुरुआत करूंगी। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग डेवलपमेंट वर्क है, एक बात। दूसरी बात, सिस्मिक जोन की मैंने बात कही, दूरदर्शिता की बात कही, ये भी याद रखें आप। तीसरी बात मैं आपको कह दूं कि कोरोना मैनेजमेंट हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें तो किसी भी तरह की साजिश हो ही नहीं सकती है, कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता है। लेकिन एक सरकार को, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसे मल्टीटास्किंग होना पड़ता है। बहुत सारी चीजें जो रूटीन वर्क से वो चलती रहती हैं, और इसीलिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है। चलिए हो गई बात, ये हुई एक पक्ष, एक बात। लेकिन अगर हम प्रोजेक्ट चला रहे हैं तो इससे ऐसा मतलब नहीं है कि इसका कोई भी गलत प्रभाव या फिर एडवर्स इफेक्ट। चलिए छोड़िए, आप सेंट्रल विस्टा से आगे बढ़ते हैं ना। सवाल वैक्सीन का है, वैक्सीन कहां है? जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, जी मैं वैक्सीनेशन की बात कर रही हूं, मैं वैक्सीनेशन पर आती हूं। देखिए, जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, आप सब जानते हैं कि हम सिर्फ भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट पर निर्भर अभी नहीं करते हैं। हमारे 5 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स पे हैं, आप सबको ज्ञात है। इसके अलावा हमने 3 पब्लिक अंडरटेकिंग्स और भारत बायोटेक और SII सबको हम लोगों ने पैसे दिए हैं, 4500 करोड़, 4500 करोड़ भारत बायोटेक। मैम सवाल ये है कि कब दिए हैं, ये बात हम लोग रोज करते हैं। ये सवाल ये है कि आपने ये पैसे कब दिए? आपने उनको दिए मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल में पैसे दिए गए, उनको 3-4 महीने लगेंगे जी, 3-4 महीने उनको लगेंगे अपना एक नया सेटअप बनाने में। और जहां तक नहीं, ये सवाल है कि ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था ना। इन्होंने कई देशों का उदाहरण दिया कि 2020 में उन्होंने करोड़ों करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया था, ये हम भी कर सकते थे जी। नहीं, देखिए, जहां तक वैक्सीन की उपलब्धता का सवाल है, जिस तरह के पदक्षेप लेने हैं, लिए जा रहे हैं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स को हम बुला रहे हैं और काम चल रहा है। और आज के दिन राज्यों में करीबन 1 करोड़ के आसपास वैक्सीन उपलब्ध है। हमने 17 करोड़ लोगों को दिया है, 1 करोड़ के आसपास उपलब्ध है। मैम सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपके देश में जब दुनिया में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, उपाय एक ही है, वैक्सीन। आज अगर राज्य कह रहा है, अपराजिता जी प्लीज, इसमें मेरे ख्याल में वैक्सीन की कमी इधर उधर बात करने की जरूरत ही नहीं है। मैं अभी आपको बयान सुना देता हूं। मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमने 1.5 करोड़ वैक्सीन मांगी थी और हमें 3 लाख वैक्सीन दी गई। आज अगर राज्य कह रहे हैं कि हमें भारी तादाद में वैक्सीन दीजिए, हम 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में अपने पूरे राज्य को वैक्सीनेट कर देंगे, वो एक चैलेंज ले रहे हैं अपने ऊपर, तो हमारे पास वैक्सीन नहीं है देने को। आप दिल्ली को आप 2 करोड़ वैक्सीन दे सकते हैं आज? प्रबंधन का सही तरीका नहीं है सौरभ जी, ये प्रबंधन का सही तरीका नहीं है। आपने 3 करोड़ कहा और हम एक साथ 3 करोड़ डंप कर दें, ऐसा नहीं होता है। इट इज ऑलवेज अ प्रोसेस, इट इज अ व्हील, ये चलता रहता है, ऐसा ना हो। हमें हमारे मॉनिटरिंग डैशबोर्ड पर हमें कंजम्पशन भी देखना पड़ता है, वेस्टेज भी हो रहा है वैक्सीन के स्टोरेज की आपकी कैपेसिटी से कम वैक्सीन लग रहे हैं लोगों को। आपने एक दिन में 40 लाख वैक्सीन लगाए, आज आप 15 लाख 20 लाख लगा रहे हैं। हम अपनी कैपेसिटी से आधा वैक्सीन लगा रहे हैं रोज। ये तो आंकड़े, आपके आंकड़े बढ़ते जा रहा है। कल हमने 20 लाख लगाया है जी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप केंद्र सरकार पर और राज्य सरकारों पर आस्था रखें। मैं राज्य सरकारों की भी बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ केंद्र सरकार नहीं कर रही हूँ। सरकार पर आस्था रखें। सारी चीजें आम आदमी के पास आस्था रखने के अलावा कोई और उपाय भी नहीं है। चीजें गलत नहीं होती। एक आम व्यक्ति के पास आस्था के अलावा और क्या उपाय है? गलत नहीं होती। सुप्रिया जी।
मुझे मैं पता नहीं आज क्या हो गया। वैसे तो काफी भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं, सौंदर्यीकरण सारे राज्यों को, कह रही है आस्था रखिए, सारे राज्यों को वैक्सीन जा रहा है और जिस तरह के पदक्षेप लेने हैं पदक्षेप बोल रही है। मैम आपकी बात आ गई, बोल लेने दो। अपराजिता आपकी बात आ गई सारंगी जी। जब मैं बोल रही हूँ तो आप क्यों बोल रही हैं सुप्रिया जी? नहीं, उनको लगा कि आपकी बात समाप्त हो गई, उनको लगा आपकी बात समाप्त हो गई, सिर्फ कंफ्यूजन है और कुछ नहीं, उनको लगा आपकी बात समाप्त हो गई मैम, इसलिए उन्होंने बोलना शुरू किया। कह रही हैं मैम आपका पॉइंट पूरा हो गया तो ये बोले, बातचीत कर रही हूँ, आपका पॉइंट पूरा हो गया मैम, तो इनको मौका। मुझे लगा आप बोल चुकी है, मैं बीच में किसी के नहीं बोलती हूँ, मुझे लगा आप बोल चुकी है, माफी चाहती हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज मैम को क्या हो गया है? आज ये सौंदर्यीकरण की शहर की बात कर रही है, कह रही है आस्था रखिए। 2.5 लाख देश में मौतें हो चुकी है, कुछ जीवन को बचाया जा सकता था। 87%, 87% गिरावट हो गई है वैक्सीनेशन में 1 माह में। 2 महीने में सबसे कम वैक्सीनेशन हो रहा है क्योंकि वैक्सीन है नहीं। मैं आंकड़े और आपकी सरकार के आंकड़े हैं ये, पिछले 24 घंटे में बहुत कम वैक्सीनेशन हुआ है मैम। पिछले 24 घंटे में सिंगल डोज, डबल डोज सिर्फ 2,84,00,000 लग पाई है। क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि उत्तर प्रदेश जहां पर 24 करोड़ लोग हैं, उन्होंने सिर्फ 1,35,00,000 लोगों को वैक्सीनेट किया है। महाराष्ट्र जिसमें 12 करोड़ लोग हैं, आधी जनसंख्या, उन्होंने 1,80,00,000 लोगों को किया है। बिहार जिसमें महाराष्ट्र जैसी जनसंख्या है, उन्होंने मात्र और मात्र 78 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया, 1 करोड़ लोगों को भी वैक्सीनेट नहीं किया है। आपके शासित प्रदेश भले बोल ना पा रहे हो, लेकिन असलियत यह है कि वैक्सीन है नहीं, टीके है नहीं। मैं एक आंकड़ा बता देती हूँ क्योंकि आंकड़े से ही सच आता है, हमारी तोतू मारने से सच नहीं आता है। सीरम इंस्टीट्यूट की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 6 करोड़ है, वो उसको 9 करोड़ जुलाई तक कर पाएंगे। भारत बायोटेक की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 60 लाख है, वो उसको जुलाई तक 90 लाख कर पाएंगे। सीरम इंस्टीट्यूट लगातार 3 हफ्ते तक बोलता रहा हमें 3,000 करोड़ का लोन दे दीजिए, हमें रैंप अप करनी है, कैपेसिटी नहीं दिया गया, वो अप्रैल के अंत में दिया गया। हमने बहुत कर दिया मैडम, दे दिया है 3,000 करोड़। लोग टीका लगवाना चाहते हैं, दे दिया है, लगवाइए, जीवन को। सुप्रिया जी एक सेकंड, आपने वैक्सीन पर काफी बात की। वैक्सीन क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट नहीं है तो सारी जिम्मेदारी केंद्र की है, अगर वैक्सीन की कमी है तो उसके लिए जिम्मेदार ये है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने शुरुआत में जो सवाल किया था आपसे, आज सारे स्टेट्स लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। इन राज्यों को जब यह लग रहा था कि हमारे यहां हालात खराब हो रहे हैं, उस वक्त उनको लॉकडाउन लगाने से कौन रोक रहा था? किसने मना किया था? और इसमें मैं आप सिर्फ कांग्रेस की या और पार्टियों की बात नहीं कर रहा, बीजेपी के राज्यों की भी बात करता हूं। क्या राज्यों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी जिम्मेदारी केंद्र की है वैसी ही जिम्मेदारी राज्यों की है। मैं कहीं पर भी ये नहीं बोलूंगी कि नहीं नहीं राज्य बेचारे बच्चे हैं, राज्यों में भी निर्वाचित सरकार है, उनको काम करना पड़ेगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, ये बहुत अनपॉपुलर डिसीजन था, लेकिन वहां समय रहते लॉकडाउन लगाया गया। इसीलिए महाराष्ट्र में आज ग्रोथ दर नेगेटिव हो चुकी है, पहला स्टेट बना है देश का। मैं ये खुश होकर कहती हूँ कि बीमारी पे संक्रमण पाने के लिए इस समय पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट नहीं करना है। दिल्ली ने देरी करी, देखिए दिल्ली का क्या हाल हो गया है। मैं ये कहना चाहती हूँ और पूरे सर्व सम्मान से कहना चाहती हूँ कि जब 500 लोग संक्रमित थे पूरे देश में, तो हमारे यहाँ दुनिया का सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था, बिना समन्वय स्थापित किए, बिना बातचीत किए, बिना लोगों को वक्त दिए। आज क्योंकि स्थिति हाथ से निकल चुकी है और सरकार बिल्कुल असहाय लगती है केंद्र की, मैं तो कहती हूँ कि आज सेंट्रल लॉकडाउन लगना जरूरी है, क्योंकि हम ना वैक्सीन दे पा रहे हैं। नहीं, आप लोग ये कह रहे हैं कि अब सेंट्रल लॉकडाउन का और स्टेट लॉकडाउन में फर्क क्या है? लगभग पूरे देश में लॉकडाउन ही है, लगभग हर राज्य ने लॉकडाउन लगा रखा है। अब केंद्र उसको अनाउंस करे, इसकी क्या जरूरत है? मैं बोलना चाहूंगी, मैं बता देती हूँ इसके बाद आ रहा हूं मैं आपके पास। उत्तर प्रदेश में मैं बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश में 7 जिलों में विस्फोटक स्थिति में था कोरोना, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सरकार को बोला तुरंत लॉकडाउन लगाइए। उन्होंने नहीं माना क्योंकि चुनाव चल रहे थे, उन्होंने अवमानना करी, सुप्रीम कोर्ट गए, सब कुछ तमाशा हुआ। देख लीजिए उत्तर प्रदेश का क्या हाल हुआ है। जो नेशनल लॉकडाउन होता है वो आवागमन बंद करता है। यूपी में लॉकडाउन है, मैं नोएडा में रहती हूँ, मैं जहां चाहे जा सकती हूँ भाई, कोई पूछने वाला नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ आज पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में मत आइए, आज सिचुएशन आपके हाथ में नहीं है। अगर सिचुएशन हाथ में होती तो हाँ लॉकडाउन नहीं लगना चाहिए, लेकिन सिचुएशन सरकार के हाथ से कहना है कि एक देशव्यापी लॉकडाउन केंद्र की तरफ से लगाने की जरूरत थी, वो वक्त पर नहीं लगा, कम से कम अब लगा दें। अपराजिता जी,
देखिए, राहुल जी बार बार ये कह रहे हैं, अभी सुप्रिया जी ने भी कहा, दूसरे चैनल्स पर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं नेशनल लॉकडाउन करो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है और उन्होंने बार बार कहा है माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स आप करें। एक नंबर 2, जिन राज्यों को करना है वो करें। अभी वस्तु स्थिति क्या है इस विषय में हम थोड़ा अवगत हो लें। वस्तु स्थिति ये है कि 10 राज्यों में कंप्लीट लॉकडाउन है और करीबन 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पार्शियल लॉकडाउन है। कहीं कहीं पर लोग इसे जनता कर्फ्यू का भी नाम दे रहे हैं। स्थिति ये है, मैं ये जानना चाहती हूं कि राज्य के मुख्य होते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री, और केंद्र शासित प्रदेश में भी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। उन्हें किसने मना किया कि वो सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ लॉकडाउन न करें, दृढ़ता के साथ लॉकडाउन न करें? किसने मना किया? मैं भुवनेश्वर उड़ीसा की सांसद हूं जी। उड़ीसा मुख्यमंत्री ने 19 मई तक लॉकडाउन लगाया है, लेकिन सारी गाड़ियां चल रही हैं, सब लोग जा रहे हैं, सारे चौक पर लोग बैठे हैं, खा रहे हैं, होटल खुले हुए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा किसने मुख्यमंत्री को मना किया वहां पर सख्ती न बरतने। मैं एक मिनट आ सकती हूं? तो मुझे लगता है कि जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, बहुत सही कहा कि अंतिम विकल्प होना चाहिए यूनिवर्सल लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन। और देखिए, मैं आपको फिर से कहना चाहती हूं कि जब शासन या प्रशासन की बात होती है तो बहुत परिपक्वता के साथ बड़ा निर्णय लिया जाता है। भावना से सरकार नहीं चलती है। ओके मैम, सबको लेकर हम चलते हैं, सबकी बातों को सुनकर चलते हैं, समीक्षा करके चलते हैं। और राज्य सरकार का जो कई महीनों का कंप्लीट लॉकडाउन देश की अर्थव्यवस्था को, लोगों के रोजगार को, उनकी रोजी रोटी को कितना नुकसान पहुंचा सकता है या पहुंचाया था, ये हम सब जानते हैं सुप्रिया जी। इसलिए अगर राज्य अपनी परिस्थिति के हिसाब से देखकर लगा रहे लॉकडाउन तो लगाएं। आपने बिल्कुल सच्ची बात कही। क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7 जिलों में लॉकडाउन लगा दिया, जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट तक ने कहा था? बताइए मुझे इस बात के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? जब उस समय विस्फोटक रूप से कोरोना फैल रहा था, कंटेनमेंट जोन क्यों नहीं बनाई गई? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा था 7 जिलों में लगाइए लॉकडाउन, जहां पे बिल्कुल विस्फोट हो गया कोरोना का, क्यों नहीं लगाया गया? इसलिए जरूरी है कि अनर्गल बातें करने का इस समय कोई मतलब नहीं है। अपराजिता जी, बातें इस समय जान बचाने की है। आप कह रही है भावना से सरकार, आप अनर्गल बात कर रही है, ऐसी बातचीत न करें सुप्रिया जी। चलना पड़ेगा आपको, संवेदनशीलता दिखानी बातचीत पर लगाम दें। अनर्गल बात आप कर रही है, कांग्रेस कर रहा है लगातार। गठनमूलक सुझाव दें, शोर करने से समाधान नहीं होता है। मंजर है आप लोग शोर किए जा रहे हैं, गठनमूलक सुझाव नहीं है, विरोध के नाम पर विरोध किए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हर जगह जाके परेशानी आप कह रहे हैं भावना से सरकार नहीं चलती। अभी तो आप लेकिन आपको समझे नहीं। राहुल गांधी वैसे सोनिया गांधी वैसे आप सारे बात कर रहे हैं, न ज्ञान अर्जन करके आते हैं, न तथ्य लेकर आते हैं, न तर्क लेकर आते हैं। साथियों की कैसे आपके पास अपराजिता जी कर रही है यहाँ पर संवेदनशीलता आपके पास सरकारें भारतीय जनता पार्टी। सुप्रिया जी एक मिनट, अपराजिता जी मेरी बात सुनिएगा, मेरी बात सुनिएगा। जो संवेदनशीलता मर चुकी है, आप जो कहना चाह रही हैं देश की अपराजिता जी, जो अपराजिता जी आप कहना चाह रही है, कहना चाह रही है निकल चुका है, ये बता दूं आपको। अच्छा, हमारे पास समय कम रह गया, मेरी बात सुनिए आप दोनों, मैं आप दोनों को टोकना नहीं चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। कार्य कर रही है वो भावनाओं से। मैम हो गया सुप्रिया जी, एक सेकेंड, ये बात भी कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। नहीं, ये बात भी क्या ठीक नहीं है कि ये हमेशा राज्यों की मांग रही है, खासकर गैर भाजपा शासित राज्यों की, कि हमें ज्यादा अधिकार मिले। ये मांग रही है कि हमारे ऊपर छोड़ा जाए। आज भी कहते हैं वैक्सीनेशन हमारे ऊपर छोड़ी जाए। आप डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम चाहते हैं, तो उसमें ये फैसला भी वही करते। सौरभ जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, हमारे ऊपर छोड़ा जाए, लेकिन हमें संसाधन तो दिए जाए। टीके मिल नहीं रहे, 18 से 44 तक राज्य टीके लगाएंगे।
राज्य टीके कहां से लगाएंगे ये बताइए मुझे। ऑक्सीजन आवंटन कर रही है केंद्र सरकार, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा है और बातें कर रहे हैं जबानी जमा खर्च की। नहीं, ऑक्सीजन लाने को राज्य को किसने रोका था मैम? ये तो आज सेंटर के अंदर तो आज आया है ना, ये ऑक्सीजन का मामला तो आज आया है सेंटर के अंदर। उसका प्रोटेक्शन किसी भी राज्य को ऑक्सीजन प्लांट लगाने से किसने रोका था मैम? सरकार भावनाओं मैं कह रहा हूं किसी भी राज्य को सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने से किसने रोका था, किसने मना किया था? 162 ऑक्सीजन प्लांट का टेंडर फ्लोट हुआ था केंद्र सरकार द्वारा, 33 बन पाए। पता है क्यों? क्योंकि ऐसे लोगों को टेंडर दिया गया था जिनके पास प्रोटोटाइप तक नहीं। अरे मैं कह रहा हूं राज्य अपना टेंडर निकाल के लगा लेता, राज्य सरकारें अपना टेंडर निकालती है, अपने ऑर्डर निकालती है। केंद्र सरकार मैम हर बात मैं केंद्र की जो गलती होगी मैं उसके लिए मैं इनको बोल रहा हूं, लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई कि राज्य सरकार एक ऑक्सीजन टैंकर नहीं खरीदेगी, राज्य की सरकार ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाएगी। केंद्र ढिलाई कर रहा था, आप लगाते ना, हर सरकार लगाती। जहां तक राज्यों की तैयारी थी कुछ राज्यों ने नहीं करी। हमें दिख रहा है दिल्ली में क्या हो रहा है, हमें दिख रहा है उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। अब मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा, मेरा दूसरा शो है 7 बजे, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह के जाऊंगी, कुछ राज्यों ने तैयारी करी थी, कुछ ने नहीं करी। जिन्होंने नहीं करी वो खामियाजा भुगत रहे, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती हुई शायद इतिहास की हिस्ट्री में पहली बार होगी जब इतनी निर्दय और निर्मम होकर अपनी जिम्मेदारी। समय हमारे पास इतना ही था, मैं शुक्रिया करूंगा आप दोनों का, इतना ही कहना चाहता हूं मैं। कांग्रेस से हमें सर्टिफिकेट ठीक है मैम, समय नहीं है मेरे पास, लेकिन ये पासिंग द पार्सल, ये राज्य और केंद्र के बीच में जो पासिंग द पार्सल खेला जा रहा है, इस वजह से शायद हम 4 लाख एक दिन के मामले और 4000 मौतों पर खड़े हैं। कोरोना के खिलाफ जंग जीतने के लिए जरूरी है कमियों को दूर करके एक दूसरे का साथ देकर मदद करना, ना कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की सियासत करना। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।